फिलहाल आज का जो हमारी कवर स्टोरी है, यानी कि स्वेज नहर से लेकर पनामा नहर तक ये जो एक ट्रेड का संकट उत्पन्न हुआ है, दो कारण इसके पीछे बड़े महत्वपूर्ण है। जैसा हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया, पहला एक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो उभरी है पूरे पश्चिमी एशिया में, और उसकी वजह से हमको जो देखने को मिला है लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जो आक्रमण है, उसकी वजह से जो ट्रेड रूट प्रभावित हुआ है, नंबर 1। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पनामा नहर में जो पानी कम हो रहा है, उसकी वजह से जो डेली जहाज़ों की आवाजाही कम की गई है या सीमित की गई है, ये दो रूट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पर, वैश्विक व्यापार पर? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कोमोडोर अनिल जय सिंह, रिटायर्ड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया मैरीटाइम फाउंडेशन के। कोमोडोर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो हमारा यही है सर कि ये जो लाल सागर में, सबसे पहले मैं आऊँगा, लाल सागर में हौदी विद्रोहियों का अटैक, और साथ ही साथ अरब सागर के मुहाने तक अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर सोमालियाई डाकुओं का अटैक, इससे भारतीय व्यापार कितना प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है सर? तो लाल सागर में से विश्व का 12% व्यापार गुजरता है। उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय व्यापार भी वहाँ से गुजरता है। हमारा जितना व्यापार है यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, वो सब सुएज कैनाल से होके लाल सागर से आता और जाता है। तो लाल सागर से जो जहाज़ अब हो गए, क्योंकि हूती हमले जहाज़ों के ऊपर जो कर रहे हैं हूती यमन से, उन लोगों ने, उसकी वजह से जो जहाज़ हैं वो केप ऑफ गुड होप से आते हैं, पूरे अफ्रीका के नीचे तक जाते हैं और नीचे से घूम के वापस ऊपर आते हैं। इससे करीब 6000 से 8000 किलोमीटर उनको उनका रास्ता बढ़ गया है, डिस्टेंस, और करीब 8-9 दिन अब ज़्यादा लगते हैं उनको अपनी जगह, अपने पोर्ट में, अपने बंदरगाह में पहुंचने के लिए। इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपका सामान आपको समय पे नहीं मिलता है, उसकी एक दिक्कत आती है, और दूसरी दिक्कत यह है कि उससे खर्चा बहुत बढ़ता है, क्योंकि अब उन्हीं जहाज़ों को 8000 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना है, 12 दिन और लगेंगे उनको आने में। इससे जो है हमारे व्यापार पे धीरे धीरे इसका असर हम दुनिया में देखेंगे। न सिर्फ हमारे व्यापार पे फर्क पड़ेगा, पर सारे विश्व के व्यापार पे फर्क पड़ेगा। आजकल जो है दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि कोई एक देश अकेला नहीं बोल सकता कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। अगर कोई भी बाधा आती है व्यापार में, व्यापार के यातायात में, तो उसका असर हर एक देश पे पड़ता है, और क्योंकि हर एक देश पे पड़ता है तो हर एक देश की वजह से दूसरे देश पे पड़ता है। तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है इसका, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर हमको मालूम पड़ेगा जैसे जैसे ये दिक्कत बढ़ती जाएगी, और अगर ये जो हमले हैं ये चलते रहे तो। सर, लाल सागर से मैं थोड़ा सा अब पनामा नहर की तरफ चलना चाहूँगा, और कहा ये जा रहा है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट रूट था जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब प्रभावित हो रहा है। जहाज़ों की जो आवाजाही है उसको सीमित किया जा रहा है, आधे से भी कम जहाज़ रह गए। संकट ये है कि अगर बारिश नहीं हुई, पानी की समस्या बरकरार रही, तो शायद और जहाज़ों को कम करना पड़ेगा। उससे वैश्विक व्यापार पर क्या असर आप देख रहे हैं, पनामा नहर वाला जो इलाका है वहाँ? ये भी एक और बहुत गंभीर स्थिति है। पनामा कनाल से करीब 14-15 हज़ार जहाज़ हर साल गुजरते हैं, और रोज़ के जो 38 जहाज़ गुजरते थे, अब उन्होंने उसको कम करके 24 जहाज़ अलाउड हैं अभी आने रोज़ के। वो 18 होने वाले थे, पर क्योंकि अभी थोड़ी बरसात हुई है वहाँ पे तो थोड़ा पानी आ गया है, तो उन्होंने 24 पे उस पर रोक लगाई हुई है। क्योंकि पनामा कनाल का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग है, वहाँ पे वो ऊंचाई पे जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से पानी की ज़रूरत पड़ती है जहाज़ों को ऊपर तक उठाने के लिए, और फिर जहाज़ उतरते हैं। इसके लिए करीब कई कई मिलियन टन पानी चाहिए होता है, और क्योंकि पनामा में अभी पानी की कमी हो रही है, तो इसकी वजह से जहाज़ कम है। देखिए, पनामा कनाल जब बना था, ये इसलिए बना था कि अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन का जो यातायात है, उसको साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण ओर तक जाके घूम के ना आना पड़े, वैसे ही जैसे अभी हम केप ऑफ गुड होप में हो रहा है। तो अगर अब तो ऐसा है कि अगर अमेरिका की पूर्वी छोर से उनको अपने पश्चिमी छोर तक भी कुछ यातायात करना है, व्यापार करना है, तो वो पूरा अब घूम के जाएगा। तो पनामा कनाल और सुएज कनाल, अगर ये दोनों कनालों पे ये पाबंदी लग गई, एक में पानी की कमी है, दूसरी में ये लाल सागर का खतरा है, तो ये दुनिया के व्यापार और दुनिया के यातायात में बहुत इसका असर होगा, बहुत गंभीर किस्म का असर होगा। और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, चीज़ों की कमी पड़ेगी, और भी बहुत कुछ होगा इसमें। तो ये अब हमको देखना है कि किस तरह ये दोनों जो ये स्थिति है एक साथ आ रही हैं,
इनको कैसे संभाला जाए। आपने कहा चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वांटम में अगर आप हमें बता पाएं कि स्वेज नहर का संकट हो, वो रूट हो या फिर पनामा का संकट हो, ये कितना बड़ा संकट है, क्वांटम में कितना बड़ा है, महंगाई अगर बढ़ेगी, रोज़मर्रा की चीज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाली चीज़ें, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट और महंगाई का किस रूप में होगा सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, सुएज कनाल से 12% व्यापार दुनिया का गुजरता है, पनामा कनाल से 6 से 8% व्यापार जाता है, तो 20% व्यापार पे अगर इसका फर्क पड़ा और इसका असर हुआ, पनामा कनाल की बंदी का और सुएज कनाल से अगर जहाज नहीं आए, लाल सागर की सुरक्षा स्थिति की वजह से, तो इसका बहुत गंभीर फर्क पड़ेगा दुनिया की आर्थिक स्थिति पे, और महंगाई बढ़ेगी, सामान की कमी पड़ेगी, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क पड़ेगा। और आजकल दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि कोई एक देश सब कुछ अपने देश में नहीं बनाता है, हर एक जगह यातायात है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन जिसको हम कहते हैं, उसमें जो फर्क पड़ेगा, उससे न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, पर दुनिया के जो देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक स्थिति है जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है। दुनिया को इसका ध्यान रखना है कि ये इसको कैसे बचाया जाए। कि पनामा कनाल, खैर वहाँ तो पानी की दिक्कत है, तो वहाँ तो कुछ खास कर नहीं सकते अभी, पर सुएज कनाल और लाल सागर की स्थिति को जरूर संभाला जा सकता है, और दुनिया को इसकी तरफ पूरा अपना जोर लगाना पड़ेगा। अमेरिका, यूके वगैरह वो ऑडिट, उनके युद्ध पोत वहाँ पे हैं, हूती हमलों से बचा रहे हैं, पर जब तक ये इजराइल, गाजा और हमस वगैरह का चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। और इसकी वजह से एक और स्थिति पैदा हो गई है, जो सोमालिया से जो पायरेसी होती थी, जो 2008 और 2013 के बीच में, जिसने पूरे संसारिक यातायात को फर्क पड़ा था, वो फिर शुरू हो गई है। और इसमें भारतीय नौसेना एक बहुत अव्वल रोल भाग ले रही है। 12 भारतीय नौसेना के बड़े जहाज वो यही देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई खतरा ना हो और यातायात आराम से गुजरे, बिना किसी खतरे के अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुँचे। ऑलरेडी इन्होंने मेरे ख्याल से 15 या 18 हाईजैकिंग के अटेम्प्ट्स सक्सेसफुली फॉइल किए हैं। एक जहाज़ के ऊपर आपको याद होगा एक ड्रोन का अटैक हुआ था, उस हमले को भी, उस जहाज़ को बचा के बम्बई तक लाए थे, उसको वहाँ रिपेयर किया और फिर वो आगे गया। तो ये हर एक नौसेना का की एक ड्यूटी होती है, एक रोल होता है कि शिपिंग को सेफली एक जगह से दूसरी जगह जाए। और हिंद महासागर और लाल सागर में भारतीय नौसेना अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि उससे हम न सिर्फ दुनिया के यातायात को फर्क पड़ता है, पर हमारे व्यापार को उसका फर्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको अभी संभालना बहुत ज़रूरी है। ये स्थिति को इस तरीके से ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकती है, और देखना पड़ेगा कि आगे देश क्या कर सकते हैं कि व्यापार और यातायात बिना किसी अड़चन के चलता रहे। क्या कर सकते हैं आपने कहा, मेरा सवाल यही है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसा हम जान रहे हैं कि लाल सागर में ये पूरा ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि पनामा की साइड में जो है ये एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, और भारत दोनों ही क्षेत्रों में मुखरता से कहता रहा है कि न ये युद्ध का काल है, न कॉन्फ्लिक्ट्स का काल है, और पर्यावरण के इश्यूज़ पर भी भारत बड़ी मुखरता से कहता रहा है कि भविष्य जो है वो पर्यावरण ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों संकटों को उभारने में भारत छोटी या बड़ी, महत्वपूर्ण या कम महत्व की भूमिका निभा सकता है? देखिए, भारत ने क्लाइमेट चेंज में दुनिया में एक लीडिंग रोल लिया है। हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो हम डायरेक्टली चाहे पनामा कनाल में कुछ ना कर पाए, पर अगर क्लाइमेट चेंज का जो अभी असर है वो इरिवर्सिबल है, वो रोका नहीं जा सकता है, पर आप उसको कम कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक बनाएं दुनिया में। तो उससे आप जो अभी स्थिति है उसको आप रोक सकते हैं जहां पे है। इसका असर तो अभी भी रहेगा, पर कम होएगा। भारत ने एक बहुत लीडिंग रोल लिया है इसमें, पर कितना बाकी दुनिया कितना उसको सपोर्ट करती है, हम सुनते रहते हैं कि COP28, COP27 ये सब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पर उसके बाद हम देखते हैं कि जो टारगेट सेट होते हैं वो टारगेट वो मीट नहीं कर पाते हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से जितना वो कर सकता है इसके बारे में करे। क्लाइमेट चेंज में तो हमको जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। जहाँ तक ये सुरक्षा स्थिति है,
इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भारतीय नौसेना इसमें योगदान दे सकती है उतना दे रही है। जैसे मैंने कहा, हमारे 12 बड़े योतपोत अभी इसी कार्य में लगे हुए हैं कि जो लाल सागर से जो जहाज निकलते हैं उसके बाद उनके यातायात में कोई अड़चन ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, कोमोडोर अनिल जय सिंह।